अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तो माह रबीउल अव्वल की बहुत सारी खुशियाँ आपको मुबारक हो। ये माह मुबारक जो है ये आपको मुबारक हो। और इसके आगाज़ के साथ ही हम देख रहे हैं कि महाफिल दरूद सलाम की जो महाफिल है उनका भी इनेकाद का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू होगा। और इसके साथ साथ जो गलियाँ हैं, बाज़ार हैं, मार्केट्स हैं, घर हैं, वो भी रोशन हो जाएंगे, वो भी सजना शुरू हो जाएंगे। और ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का भी एहतमाम किया जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। और अभी कुछ देर पहले आपने सेरेमनी भी देखी होगी, तकरीब भी देखी होगी। वजीर खजाना साइन हो चुके हैं। इसहाक डार साहब फ्लाई किए थे लंदन से और पाकिस्तान पहुंचे और पहले उन्होंने हलफ उठाया सेनेट में और अब वजीर खजाना का उन्होंने अब से कुछ लम्हे पहले ही हलफ उठा दिया। अच्छा, उनकी लैंडिंग के बाद से पाकिस्तान पहुंचने के बाद से डॉलर की जो कदर है उसमें हमने देखा कि 13 रुपए डॉलर सस्ता हुआ है। सो उम्मीद रखनी चाहिए कि इट्स अ गुड स्टार्ट। होपफुली आगे आगे जो रुपए की कदर है वो भी मजीद मुस्तहकम होगी। क्या मुआशी पॉलिसी लेकर आएंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये देखना बाकी है। बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन स्टार्ट में टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करती हूँ। इमरान खान की आजादी तहरीक इलेक्शन कब होंगे? तहरीक इंसाफ असेंबलियों में आए। नए आर्मी चीफ की तैनाती कब होगी? ऑडियो लीक्स का शोर। वजीर आजम ने तमाम सवालात के जवाब दे दिए। इसहाक डार फिर से तैयार। क्या इस बार तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएंगे? सबके दिल में एक ही सवाल। शाहीनों का जिंदा दिलों के शहर में बसेरा। क्या रिवायात बरकरार रखेंगे या बनेंगे सिकंदर? कराची में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। खवातीन महफूज हैं, ना ही सहाफी। जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर आगे बढ़े। अमरीकी मशवरे पर पाकिस्तान दोस्ती का हाथ क्या बढ़ाएगा? रावलाकोट में क्रॉस स्काई चैंपियनशिप। जंगलों में बाजीगरों की बाजी कितनी तगड़ी होगी, सबकी नजरें इस पर। मरियम औरंगजेब से बदसलूकी की सजा। पाकिस्तानी नौजवानों की शनाख्त खतरे में पड़ गई। और सारा कत्ल केस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। जबकि आज के प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान में आपको स्मार्ट मॉम से भी मुलाकात करवाएंगे और साथ ही साथ किचन में भी लिए चलेंगे जहां पर होगी मजेदार सी रेसिपी। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करेंगे पॉलिटिकल हैपनिंग के साथ। और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 5 माह के तवील इंतजार के बाद इमरान खान के जितने सवालात थे, जो इल्जामात थे और हकीकी आज़ादी के एजेंडे का उन्होंने बिलाखिर अब जवाब दिया। उन्होंने कप्तान की तमाम मुतालबात को मुस्तरद करते हुए उन्हें असेंबली में आने की दावत दी है। क्या कहा इस मौके पर पीएम साहब ने, एक नजर देखते हैं पहले। इस चीज का कोई खतरा नहीं है। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करेगा, वो जल्द तशरीफ लाएंगे। जब भी डॉक्टर्स ने उनको अपना अलाउ किया वो तशरीफ लाएंगे ना। उन्होंने इस्तीफा देने से हमसे मशवरा किया, अब वो आते हैं तो वापस में तशरीफ लाएं। बिल्कुल आए, हाउस में बैठे। जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे। जो आइन और कानून जो है उसको सब फॉलो करेंगे और करना चाहिए। दैट्स इट। शहबाज शरीफ ने तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ना सिर्फ इमरान खान के सवालात और मुतालबात पर गुफ्तगू की, बल्कि उन्होंने दोनों जो मुल्की सिक्योरिटी के जो खदशात इस वक्त लाहक है उस हवाले से भी उन्होंने बात की। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज की जानिब से किसी भी किस्म के मुतालबे की तरदीद करते हुए ऑडियो लीक्स पर आला सतही कमेटी बनाने का ऐलान किया। और उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि अगर वजीर आजम हाउस महफूज नहीं तो आलमी रहनुमा पाकिस्तान पर कैसे एतबार करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। बात मेरी नहीं है। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म हो जिसको अवाम ने, पार्लियामान ने मुंतखब किया हो और वहाँ पर इस तरह की सिक्योरिटी लैब्स हों और हमारे उसमें ब्रीच हो जाए, और तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। कौन आएगा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म हाउस में मिलने? कोई वो हमदर्द हो, दोस्त हो या कोई और हो, वो तो बड़ा सोचेगा। ही विल थिंक ट्वाइस कि मैं कोई बात कोई ऐसी सेंसिटिव करूं ना करूं। 100 बातें होती हैं, वो लोग 100 बार सोचेंगे
कि क्या हम ये बात करें, ये हमारी तो आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होगी। तो नाज़रीन, जहां हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक्स की तहकीकात का दावा किया जा रहा है, वहीं वजीर दाखिला ने यह इंकशाफ किया है कि मामला सिर्फ ऑडियो लीक्स ही तक महदूद नहीं है, बल्कि उन्होंने तो साबिक वजीर आजम इमरान खान की काबिल एतराज वीडियोज भी देखी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं, एक झलक देखिए आप भी। जो हैपनिंग अब इस वक्त हो रही है, वो साबिक वजीर खजाना, साबिक तो नहीं अब रहे, वो मौजूदा वजीर खजाना बन चुके हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने तकरीब हलफ बर्दारी में हलफ भी उन्होंने उठाया, उससे पहले उन्होंने सेनेट में हलफ उठाया और उनके हलफ के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खूब हंगामा आराई भी देखने को मिली। इसहाक डार के वजीर खजाना हलफ उठाने के बाद या उससे पहले उनकी पाकिस्तान लैंडिंग के बाद जो डॉलर है उसमें भी कमी देखी गई है उसकी कदर में, और तकरीबन 13 रुपए हमने देखा है कि सस्ता हुआ है। अच्छा, अब वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने इसहाक डार की वतन वापसी पर काफी खुशी का इजहार किया है और वो कह रहे हैं कि इसहाक डार की वतन वापसी एक नेमत है। इस मौके पर वो क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। पूरी कौम से मेरी दरखास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो इस्माइल साहब ने आई मस्ट से उन्होंने बड़ी मेहनत की है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। बिल्कुल मैं हम सब उनके शुक्रगुजार हैं, बड़ी मेहनत से काम किया उन्होंने। ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ आवर पार्टी। रद्दोबदल होता रहता है, तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी अर्क-रेज़ी से काम करेंगे और इंशाअल्लाह हालात को और बेहतर बनाने में पूरा वो इंशाअल्लाह उनका रोल होगा। एक बात जो आप कह रहे थे कि वो वापस आने के लिए कि वो कहते हैं कि तहकीक कराने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कहा अपने फैसले में, हमें कुछ नहीं मिला। जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी कहा कि हमें कुछ नहीं मिला। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें जो स्टेटमेंट आई थी कि इस मामले में किसी गैर मुल्की ताकत के साथ कोई कन्वेंस की हो, तो आई थिंक ये चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। इसके बाद आपको और क्या इसी हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है सीनियर सहाफी तजियाकार एनालिस्ट सलमान आबिद साहब। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। बातें मैंने आपसे बहुत सारी करनी है ऑडियो लीक्स के हवाले से। डार साहब की भी वतन वापसी हो चुकी है, खान साहब की हकीकी आज़ादी की तहरीक, और वजीर आजम ने भी कोई भी मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। लेकिन 100 बातों की एक बात सबसे जो बड़ी हैपनिंग है, शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को पार्लियामान आने की दावत दी है। आप समझते हैं कि इससे सियासी दर्जा हरारत कम होगा, खान साहब आएंगे, या महज एक स्टेटमेंट थी, एक वैसे बात कही उन्होंने? इसको महज एक स्टेटमेंट की हद तक ही देखा जाए, क्योंकि ना तो कोई इस वक्त बहुत ज्यादा इत्तेमाद साजी है हुकूमत और अपोजिशन में, और इमरान खान के बारे में जो लबो लहजा राना सनाउल्लाह का है और शहबाज शरीफ का है या दीगर इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के लोगों, मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है असम्बलियों में आने के लिए इस वक्त बेचैन है और वो शहबाज शरीफ का मशवरा मानेंगे। असल में इमरान खान तो इस वक्त नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, और वो नए इंतखाबात का मुतालबा भी जिनसे कर रहे हैं वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि असम्बली में जा सकेंगे। हालांकि चीफ जस्टिस ने भी कहा है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि असम्बली में जाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान असम्बलियों में जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है, और जो शराइत उन्होंने रखी है कि जब तक नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जाएगा वो असम्बलियों में भी नहीं जाएंगे और ना ही हुकूमत से कोई बातचीत होगी। अच्छा आबिद साहब, आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक होगी। शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान की जो मुलाजमत में तौसीक़ की तजवीज़ थी वो मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म ने किसी भी किस्म का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया, चाहे इलेक्शन की भी बात हो। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मानेंगे, पार्लियामान में आएंगे तो बात होगी। जब वो वक्त आएगा तो वो आर्मी चीफ की तकरीरी कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है, जब वो चाहे अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान की बात जो है वो उनकी हद तक ही रहेगी, क्योंकि जो कानून है वो वज़ीर आज़म को इख्तियार देता है कि वो मुनासिब वक्त के ऊपर आर्मी चीफ की तकरीरी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक जो दूसरा अहम मामला अभी चर्चा में है और ऑडियो लीक्स के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, ये जो कल्चर परवान चढ़ता जा रहा है, चाहे कोई हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, ये तो आप नहीं समझते कि बिल्कुल ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आता है या प्रेशराइज करने के ज़ुमरे में आता है? मुसलसल एक के बाद एक जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ये कौन है इनके पीछे और क्यों हो रहा है? ये कल्चर क्यों बढ़ता चला जा रहा है? जैसे आपने खुद ही कहा कि ये ब्लैकमेलिंग की सियासत के तौर पर इस्तेमाल होता है, और हमारे यहाँ सियासतदान एक दूसरे के कपड़े उतारने के लिए बड़े बेचैन रहते हैं
अभी मैं राना सनाउल्लाह का बयान सुन रहा था जो आपने सुनाया है कि इमरान खान की ऐसी वीडियोज हैं जो दिखाने के काबिल नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून तो माशाल्लाह सारी जिंदगी यही काम करती रही है, ऑडियो वीडियोस का। इनके पास तो वसी तजर्बा इस काम का। और अगर राना सनाउल्लाह के पास इमरान खान की ऐसी वीडियोस हैं तो किसने उनके हाथ रोके हुए हैं और किसने उनके पांव बांधे हुए हैं कि वो लोगों के सामने पेश ना करें और इमरान खान को और ज्यादा रुसवा कर दें, जलील कर दें। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जंगल होता है जिसमें हमें अपने सियासी बुनियादों पर लोगों को फाइट करना होता है। और ये भी आपको पता है कि इस वक्त जो ऑडियो लीक्स आई हैं उसके जो मतन है, आप थोड़े ये बात ठीक है प्राइम मिनिस्टर की कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो सिक्योर नहीं है, उसकी सिक्योरिटी लैप्स हुई है, लेकिन जो बातें की गई हैं उसके अंदर मरियम नवाज की, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब जरा उस पर भी कमेंट कर देते। एक उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मरियम नवाज के हवाले से कोई सिफारिश नहीं की है, लेकिन अगर वो राना सनाउल्लाह के साथ होने वाली गुफ्तगू सुन लेते जिसमें वो कह रहे हैं कि मार्जिन निकालें और बाहर से भारत से बराह रास्त न मंगवाएं, किसी इनडायरेक्ट तरीके से मंगवाएं, वो बातें भी तो सामने है। तो मेरा ख्याल है कि इसका मतन जो है वो ज्यादा सीरियस है और जब ये चीजें और ज्यादा सामने आएंगी तो हुकूमत को ज्यादा सुख्ती का सामना करना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान आबिद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। सवाल अब यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की और बात सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ऑडियोज तक महदूद नहीं है, आने वाले वक्त में कुछ वीडियोस भी मंजर आम पर आने वाली हैं, तो क्या हुकूमती कमेटी जिम्मेदारों का सुराग लगा पाएगी या फिर नहीं, ये एक सवाल पैदा हो रहा है जिसका जवाब आने वाले वक्त में डेफिनेटली मिल जाएगा। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज के हवाले से। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 मैचेस की सीरीज का 5वां T20 मैच आज खेला जाएगा कज़ाफी स्टेडियम में। शादाब खान और नसीम शाह तीनों मैचेस में टीम का हिस्सा होंगे। कज़ाफी स्टेडियम में 2 पिचेस तैयार की गई हैं जो बैटिंग के लिए साजगार दिखाई देती हैं, ताहम इन पिचेस पर स्पिनर्स का किरदार खासा अहम हो सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियो इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। इरफान, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो लाहौर के मौसम की भी बात कर लेते हैं, पिच की भी बात कर लेते हैं और आज शाम होने वाले मैच के हवाले से क्या देख रहे हैं? सबसे पहले जी रबी अव्वल मुबारक सबको। मैच की बात करें तो नसीम शाह की आपने बात की, उनको वायरल इन्फेक्शन है और मोस्ट लाइकली वो तो रात को हॉस्पिटल भी रहे हैं, तो शायद आज के लिए तो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट मैचेस में देखा जाएगा उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को कंसिडर करते हुए। जहाँ तक लाहौर की बात की, कराची की लेग जो थी बहुत ज़बरदस्त रही और 2-2 से बराबर रही। खासतौर पे जो नेल बाइटिंग किस्म का लास्ट मैच स्पेक्टेटर ने एंजॉय किया, हम लोगों ने भी एंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त मैच था। पाकिस्तान की रिकग्निशन जो है वो फास्ट बॉलिंग है और हमने हमेशा पहले साल 2 साल से पीछे अगर हिस्ट्री देखे जाए तो हमारे फास्ट बॉलर हमेशा मैच जिताते थे, बट अनफॉर्चुनेटली शहीन शाह के अलावा कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। हारिस रऊफ एक ऐसी कमोडिटी अब बन चुके हैं हमारी उनके साथ, जिन्होंने ये ऑनर्स लिया और ज़बरदस्त किस्म का स्पेल किया और हमने देखा कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म का कम बैक करते हुए पाकिस्तान टीम को मैच जिताया। देखिए विक्ट्रीज के अंदर कई दफ़ा होता है कि आपकी डेफिशिएंसीज जो हैं वो आप उनको भूल जाते हो। अभी भी मेरा मानना है कि 2 चीज़ों में हम बहुत लैग कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैच में पाकिस्तान की सिर्फ विक्ट्री देखे, लेकिन फ्लॉज बहुत ज्यादा थे जिस पर वो नजर हट चुकी थी तब। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें अगर हम सबसे पहला प्रॉब्लम की बात करें तो हमारे ओपनिंग पेयर का आता है कि वो तेज नहीं खेलते, उनका स्ट्राइक रेट काफी कम है। बाबर रिजवान का स्ट्राइक रेट कई दफा मैं अपने शोज में बात कर चुका हूँ, 1.15 1.20 तक रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। आप कंपैरिजन दूसरी टीम्स का करें, इंग्लैंड की करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम का करें, न्यूजीलैंड का करें, तो इनका जो पावर प्ले का पहले 6 ओवर्स के अंदर जो दायरे का यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़बरदस्त करते हैं, वो जो कि टारगेट करते हैं 60-70 रन बनाने की। हम कितना करते हैं 35-40। अच्छा, हमने लास्ट मैच में देखा कि अच्छा खेले वो, पावर प्ले का यूटिलाइज अच्छा हुआ, बट हमारा नंबर 3 नंबर 4 आके परफॉर्म नहीं कर सके, फिर वही प्रॉब्लम में शायद चले गए। पर हम देखिए, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, दुनिया की नजरें जमी हुई हैं, वो टिकी हुई हैं मैच पर। हम इफ एंड बट्स में अगर जाएंगे तो हम गेम हार जाएंगे। तो ये जो हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन है या जो पेयर है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन इफ एंड बट वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर चल गया तो मैच जीत जाएंगे, अगर नहीं चल तो मिडिल ऑर्डर ने तो काम नहीं किया। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारा ओपनिंग पेयर चल तो रहा है, शायद दुनिया में सबसे बेस्ट जा रहे हैं दोनों। एवरेज की बात करें तो रिजवान नंबर 1 हो चुका है, बाबर नंबर 3 पे है, पहले वो नंबर 1 पे था। तो देखिए स्टैट्स के ऊपर ना जाएं, मसला ये है कि मैच जीत रहे हैं कि नहीं और आपका स्ट्राइक रेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आप T20 को ODI टेस्ट की तरह नहीं खेल सकते।
इन दोनों का जो फॉर्मेट खेलने का तरीकाकार है वो ओडीआई की तरह का है कि आप पहले इनिंग्स को बिल्ड करते हो, फिर लेटर ऑन थोड़ा सा एग्रेशन शो करते हो। तो ओडीआई के लिए तो टेलर मेड किस्म का उनका स्टाइल है बैटिंग, बट T20 के लिए आपको एग्रेशन चाहिए। इसीलिए मेरा मानना यह है कि अगर फखर जहां शर्जील जैसा बैट्समैन ओपनर हो आपका साथ और बाबर नंबर 3 पे आके खेले तो टीम की स्टेबिलिटी भी बनती है, आपका मिडिल ऑर्डर का भी सम हाउ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह मिडिल ऑर्डर के अंदर भी हम क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं कि आपने आसिफ अली को सिर्फ 3 बॉल्स दी जिसमें से उन्होंने 2 छक्के लगाए जो कि बड़े क्रूशियल थे। आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने प्लेयर्स को मनूवर करना है। हर टीम आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, अगर उनको लगता है कि पावर हिटिंग की जरूरत है तो वो नीचे से किसी भी पावर हिटर को भेज के रन के लिए जाते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा पावर हिटर जो है आसिफ है, फिर हमने देखा नवाज बड़ी अच्छी पावर हिटिंग कर लेता है, बट हमने दोनों को लास्ट मैच में यूटिलाइज नहीं किया। प्रीवियस मैचेस में भी ऐसे ही हुआ। तो हमें एक अपने थिंक टैंक को ये चाहिए कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली पावर प्ले को तो यूटिलाइज करें। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम करते जा रहे हैं फेस। तीसरा प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे थे वो हमें नजर आ रहा है बॉलिंग के अंदर। नसीम शाह के बाद नसीम शाह की बात कर ले, धानी की कर ले, हसनैन की बात कर ले, ये हमारे तीनों बैकअप बॉलर्स हैं। मिसफील्डिंग भी बहुत हो रही है और मिसफील्डिंग में ज्यादा टॉपिक उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जब इनके अगेंस्ट हिटिंग होती है तीनों बॉलर्स के अगेंस्ट तो ये पैनिक कर जाते हैं। हमने नसीम शाह को भी देखा, हमने धानी को भी देखा लास्ट मैचेस के अंदर, और हसनैन ने पहले स्पेल में बहुत अच्छी बॉलिंग की, बट लास्ट ओवर के अंदर जो सेकंड लास्ट ओवर उन्होंने किया उसमें 23 रन स्कोर किए। तो ये मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा ताकि अब जरा टाइम चुके कम है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जरा गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू की है पाक इंडिया जो टेस्ट सीरीज करवाने के हवाले से। ये प्रॉपर प्रपोजल भी आगे पेश किया जाएगा या आपको लगता है कि जराए तो ये है कि प्रपोजल दिया गया उनकी तरफ से, बट भारत ने अभी फिलहाल रजामंदी शो नहीं की, उनकी तरफ से डिनायल भी आ चुका है। अब मुझे समझ नहीं आती कि भारत आईसीसी का इवेंट तो खेल लेता है, वैसे खेलने में क्या प्रॉब्लम है। और मेरा मानना यह कि 10 साल भारत हमसे बेहतर क्रिकेट खेला है, बट लास्ट 2-3 ईयर से हमने वो दोबारा से अपनी फॉर्म गेन की है कि हम उनको टफ टाइम दे रहे हैं। अगर ये प्रपोजल हो जाता है, कबूल हो जाता है तो एक अच्छी एंटरटेनमेंट इन फॉर्म ऑफ क्रिकेट देखने को दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इसी की है, किसी गेम की नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ब्रेक की जाने बढ़ना है प्रोग्राम, इसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, ये आंसू शहर कायद के मसाइल दुनिया और हुकामे बाला तक पहुंचाने वाले फ्रीलांस सहाफ़ी तनवीर अहमद की हैं, जिसकी कुल दौलत मोबाइल और उसकी इंटरनेट डिवाइस थी, जो इसी मोबाइल से हुकामे बाला के ज़मीरों पर दस्तक देता रहा, मगर उसको उसकी कुल कायनात से महरूम कर दिया गया। ये सिर्फ तनवीर अहमद की कहानी नहीं है, बल्कि इस शहर के हर घर में ऐसी ही दर्दनाक कहानियां मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले का अगर जिक्र किया जाए तो कराची का बेटा अफान अहमद डकैतों की गोलियों का निशाना बना। अफान अहमद ने आज उम्रे के लिए जाना था, मगर उम्रा अदायगी से कबल ही वो मनो मट्टी तले जा सोया। एक और वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और ये जो वीडियो आप देखेंगे ये कराची के इलाके सदर की मसरूफ तरीन मार्केट है, जहाँ दर्जनों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें आप देख सकते हैं। लेकिन ये सब गुजरने के बावजूद एक खातून से जेवरात छीने जा रहे हैं, खुलेआम छीने जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये डाकू इस खातून को ज़दोकोब करके उससे जेवरात और जो भी उसके पास नकदी मौजूद है वो छीन रहे हैं। और शहर कायद में डकैती रोज का मामूल बन चुका है। आए दिन किसी ना किसी शहरी को लूटा जाता है, कत्ल किया जाता है, चोरी की जाती है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनमें बेचैनी पाई जाती है। लेकिन कराची के अवामी नुमाइंदगान की अगर बात की जाए ना, तो वो कल भी सियासत कर रहे थे और वो आज भी कुर्सी पर बैठे हुए कुर्सी के लिए सियासत कर रहे हैं। यहाँ के बेटों को रोज लूटा जा रहा है, मगर कोई भी उनकी दादरसी को नहीं आता है। बेबसी की तस्वीर बने शहरियों की जबानों पर शिकवे और सवालात ही तो सिर्फ हैं कि शहर दोबारा से स्ट्रीट क्रिमिनल्स का गढ़ क्यों बन रहा है। 21 बरस बीत गए, शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों काम नहीं कर रहा, शाहीन फोर्स क्या कर रही है, जराइम को रोकने में नाकाम क्यों है, सिंध हुकूमत और कराची से मुंतखब अवामी नुमाइंदे कहां गायब हैं। क्या अरबाब इख्तियार के पास इन सवालों के जवाब मौजूद हैं? यही सवाल आपके लिए भी छोड़े जा रहे हैं। हाजिर होते हैं एक न्यूज अपडेट के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी के दरमियान होने वाली मुलाकात के हवाले से अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया है और अमरीका ने पाकिस्तान को भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का मशवरा भी दिया है। अमरीका की जानिब से ये बयान अब एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत ने अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को F-16 तैयारों की मुरम्मत के लिए तकरीबन 450 अमरीकी डॉलर की इमदाद पर एतराज उठाया था। दूसरी जानिब कश्मीर का मसला है कि दिन ब दिन बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत है कि अपनी हठधर्मी के बाइस अपनी हठधर्मी से हटने को तैयार ही नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर राजा फैसल साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अब ये अमरीका की जानिब से तजवीज़ या ख्वाहिश का जो इजहार किया गया है कि पाकिस्तान इस खित्ते में भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करे, उसवार करे, आपको लगता है कि मजीद कोई संजीदा कोशिश भी की जाएगी वाशिंगटन से इस हवाले से या महज ख्वाहिश का इजहार किया गया है? जी राजा फैसल साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? राजा फैसल साहब से दोबारा हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और सवाल मेरा सर अगर आप सुन नहीं पाए तो मैं रिपीट कर देती हूँ। कोई संजीदा कोशिश भी की जाएगी या अमेरिका की जानिब से महज ये ख्वाहिश का इजहार किया गया है, सिर्फ इंडिकेट किया गया है? नबीहा, एक अच्छा इकदाम है सेक्रेटरी ब्लिंकन की जानिब से, लेकिन इसको संजीदा उसी वक्त कंसिडर किया जाए जिस वक्त के अमेरिका अपना असर और रसूख भारत पे इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाए। किस तनाजुर में कि हमें पता है कि जो 2019 में जो एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A किया गया भारत की जानिब से कश्मीर के हवाले से, उस एब्रोगेशन को अगर रिवर्स किया जाए, रिवर्स करने में अगर अमेरिका अपना दबाव या असर और रसूख भारत पे इस्तेमाल कर सकता है तो फिर इसको एक अच्छी कोशिश समझा जाए और एक अच्छा इकदाम समझा जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो इसको एक ऐसी स्टेटमेंट की तरह लिया जा सकता है जिसमें कि अमेरिका दोबारा से पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम खित्ते में अभी भी इम्पोर्टेंट हैं और दोनों ममालिक में हम लोग रोल प्ले कर सकते हैं और दोनों ममालिक को हमारी जरूरत है। हालांकि अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो जिस तरीके से भारत ने अपने आप को फ्रंट लाइन बनाया चाइना के सामने, उस तनाजुर में ऑब्वियसली अमेरिका के लिए ऑल इम्पोर्टेंस जो है वो भारत की ही बनती है। अच्छा ठीक है, भारत अपने आप को फ्रंट लाइन बनाए, बिल्कुल अमेरिका के सामने किसको क्या एतराज होगा, लेकिन पाकिस्तान को तो बैकलैश इस पर ना करे ना। अब F-16 तैयारों की अगर बात की जाए उस पर भारत को एतराज फिर क्या हो सकता है? दूसरी जानिब जब हम एक्सट्रीमिज्म देखते हैं, भारत में आए रोज जो वाकयात होते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो भी ऐसा लग नहीं रहा ना कि भारत अपने ताल्लुकात उस्तफार करना चाहता है या भारत अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया और इस तनाजुर में मेरी काफी जो भारतीय ओहदेदार हैं उनसे मुलाकात भी होती है और उनसे बात भी होती है। वो ऊपरी तौर पे तो वो हमसे ये चाहते हैं कि हम उनके साथ अपने जो रवाबित हैं, तजारती रवाबित, उनको हॉल्ट ना करें और उनको दोबारा से बहाल किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने आप को ये फील करवाते हैं हमें कि जिसमें कि वो अपने आप को एक रीजनल पावर जो कि वो हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान की बारी आए तो वो पाकिस्तान के साथ जो उनके बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसमें वो पावर को अगर शो करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में उनको ये भी नजर में रखना चाहिए कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन गिविंग देम अ ब्लडी नोज एज वी डिड इन 2019। तो उस तनाजुर में उनको हमारे साथ बैठना पड़ेगा। जहां तक ताल्लुक है 450 मिलियन डॉलर की जो सस्टेनमेंट डील दी गई अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को, वेल ये पूरी दुनिया में थ्रू आउट जहां पे भी F-16 बिके उस चीज का वो उस कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा था। और ऑब्वियसली सस्टेनमेंट जो है इट इज नॉट समथिंग जिसमें कि हमें कोई नए मिसाइल्स उसके साथ अटैच करने के लिए मिल रहे हैं या कोई नई टेक उसके साथ मिल रही है, सिर्फ अपग्रेडेशन हो रही है और वो भी उसी की जो कि एग्जिस्टिंग है। तो मेरी नजर में भारत का सिर्फ और सिर्फ जो चीखें हैं वो इस तनाजुर में है कि हमें याद होगा कि जब
2019 में ऑब्वियसली बाउट हुई पाकिस्तान एयरफोर्स की और इंडियन एयरफोर्स की, तो उसमें इंडियन एयरफोर्स का ये कहना था कि हम इसलिए नाकामयाब रहे पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ F-16 इस्तेमाल किए, जो कि एक उनकी ऑब्वियसली एक एक्सक्यूज थी अपने लोगों को खुश करने के लिए। चलिए ठीक है, इस बात को हम जरा साइड पर कर लेते हैं और हम इसी मुलाकात का तस्करा या इसी दौरे का तस्करा कर लेते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से ब्लिंकन साहब ने अलग अलग मुलाकात की, और मुलाकातों के बाद भी जो भारत का जरहाना रवैया देखने को मिल रहा है, इसके कोई खास मकासद पसे पर्दा कुछ आप समझते हैं? देखिए नबीहा, एक जो फैक्ट है वो अब हमें भी मान लेना चाहिए कि भारत ने पिछले 10 साल में अपने आप को अमेरिका के लिए इस खित्ते में मजबूरी बना लिया। वो कैसे कि ऑकस ऑब्वियसली वी सॉ कि वो एशिया पैसिफिक में ऑकस का एक रोल, फिर उस तनाजुर में आगे बढ़ के हमें क्वाड नजर आता है जिसका कि भारत भी हिस्सा है। और अगर क्वाड की बात की जाए तो क्वाड भले अभी जो नॉन मिलिट्री अलायंस है, लेकिन फ्यूचर में इसके बारे में ये कहा जा रहा है क्योंकि जो 4 कंट्रीज हैं क्वाड के, उन्होंने आपस में जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट किए हैं। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो भारत एक रोल प्ले कर रहा है अमेरिका के लिए अगेंस्ट। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। वादी कश्मीर के सरसब्ज मज़ारों में पाइन, देवदार और शाहबलूत के दरख्तों के बीच खूबसूरत चरागाहों के सब्जाजारों पर पलटने, झपटने और झपट कर पलटने के जो खेल है ग्रास स्काई, उसका आगाज हो चुका है और तमाम खिलाड़ी बहादुर जवानों की धरती रावलाकोट इस वक्त पहुंच चुके हैं। बहुत ही हैपनिंग इस वक्त आई एम श्योर वहां पर जारी है। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं, खेल के शुरुआत के हवाले से, चैंपियनशिप के हवाले से हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है अकील खुर्शीद साहब, सेक्रेटरी जनरल AWSA। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सेकेंड बार ग्रास स्काई चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है, मुनक़िद होने जा रही, कितने खिलाड़ी इस बार शिरकत कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच नबिया, सबसे पहले आपको मुझे इस प्रोग्राम में लेने का। मैं इवेंट पर बात करने से पहले थोड़ा सा ग्रास स्कीइंग के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि रिलेटिवली ये एक नई स्पोर्ट है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये ग्रास स्कीइंग जो है, जो पहला सवाल जब लोग भी मेरे से जब कहीं बात होती है पूछते हैं, स्कीइंग के साथ फ़ौरन आपको एक विंटर की स्कीइंग जो स्नो स्कीइंग होता है उसकी तस्वीर सामने आती है। तो लोग पूछते हैं कि ये आप गर्मियों में या बर्फ़ नहीं है, ये क्या स्कीइंग करने जा रहे हैं? तो एक्चुअली ग्रास स्कीइंग जो है, ये जैसा मैंने कहा रिलेटिव नई स्पोर्ट है। ये इसको 50-60 साल की हिस्ट्री है। ये 1960s में जर्मनी में जो स्कीयर्स होते थे, जो सर्दियों में स्कीइंग बर्फ़ के ऊपर करते थे, तो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए गर्मियों में घास के ऊपर स्कीइंग शुरू की और बड़ी जल्द ही जो रेगुलेटरी बॉडी है विंटर स्पोर्ट की, फिस, जिस तरह हमारी ICC क्रिकेट में होती है या फुटबॉल में फीफा होती है, इस तरह फिस जो है ये रेगुलेटरी बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है विंटर स्पोर्ट को। उसने इसको एज ए स्पोर्ट रिकगनाइज कर दिया और एज ए स्पोर्ट ये खेला जाने लगा और इसके मुख्तलिफ किस्म के कंपटीशन शुरू हो गए और 1979 में इसका पहला वर्ल्ड चैम्पियनशिप शुरू हुआ। ग्लोबल भी नई है और पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नई है। ये पिछले 3-4 साल में थोड़ा बहुत इसका शुरुआत हुई, कुछ लोगों ने अपने तौर पर इसको शुरू किया और बैक इन 2021 पिछले साल इसका पहला हमारा जो नेशनल कंपटीशन हुआ वो मालम जब्बा में हुआ और उसके बाद हम ये दूसरा जो हम नेशनल चैम्पियनशिप करवाने जा रहे हैं ये रावलाकोट में करवाने जा रहे हैं। और रावलाकोट, जिस तरह आपने खुद ही अपने इंट्रो में बता दिया कि रावलाकोट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वैलीज। सर, यहाँ पे क्या इंतजामात किए गए हैं शायकीन के लिए, एसोसिएशन की जानिब से खिलाड़ियों के लिए और जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए भी? जी, जिस तरह आपने पहले पूछा था कि कंपटीशन में इस वक्त हमारी तकरीबन 70 एथलीट्स वहाँ पहुँच चुके हैं, जो 10 मुख्तलिफ टीमों में से, जिनमें 6 पाकिस्तान में, 4 आज़ाद कश्मीर में, और जो मुंतज़मीन हैं वो इन खिलाड़ियों के लिए बड़ी अच्छी अकोमोडेशन और जो अकोमोडेशन से जे के जो वेन्यू तक है ट्रांसपोर्ट का इसका अरेंजमेंट है और जो हमारे लोग आ रहे हैं देखने के लिए उनके लिए वहाँ बड़े अच्छे हमारे होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं
और जो तोली पीर का मुकाम है ये उस मुकाम पर हो रही है जो रावलाकोट से तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है और लोग अपनी ट्रांसपोर्ट पर भी जा सकते हैं और बड़ी अच्छी मेटल रोड है जो बिल्कुल वेन्यू तक जाती है। और वहाँ इस जो पहले 3 दिन हैं इस इवेंट के, 4 दिन हैं पहले इस इवेंट के, उसमें हम जो लोकल बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो जो हमारे कोचेस हैं जो AJK विंटर स्पोर्ट एसोसिएशन के जो कोचेस हैं वो लोकल बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और खासे जो लोकल बच्चे हैं जिनमें हमारी फीमेल एथलीट्स भी हैं और मेल एथलीट्स भी हैं, बात है कि खवातीन खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। कितनी तादाद होगी इनकी नंबर के हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ चैंपियनशिप में? जो इस वक्त कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए आई हैं वो इस वक्त कोई 22 के करीब हमारी जो ख्वातीन एथलीट्स हैं और अभी 4 के करीब हमारी जो बिल्कुल लोकेलिटी से हैं उन्होंने भी ट्रेनिंग करके तो उसमें यह तो 26 हो गई है अभी तक जो इसमें कम्पीट करेंगी और हम एक्सपेक्ट करते हैं तो ये कोई 30 के करीब या 30 और 30 से ज़्यादा जो हैं इसमें पार्टिसिपेशन हो जाएगी फीमेल एथलीट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अकील खुर्शीद साहब, सेक्रेटरी जनरल AWS से हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और इस होने वाले खेल से मुतालिक हमें बता रहे थे। आई एम श्योर कि एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी वहाँ पर भी लोगों को देखने को मिलेगी। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक खबर, एक वीडियो आपने देखी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई मरियम औरंगजेब साहिबा के हवाले से। बरतानिया में जो उनके साथ बदतमीज़ करने का जो वाक़या पेश आया था बड़ा ही दिल खराश था, नहीं होना चाहिए था ऐसा कोई भी खातून हो किसी भी पॉलिटिकल जमात से किसी का भी ताल्लुक हो। बहरहाल इसमें अपडेट यह है कि 14 पाकिस्तानियों का डेटा वजारत दाखिला को उन्होंने हासिल कर लिया है और 4 अफराद इसमें जो कि खवातीन हैं, 10 मर्द हैं और इसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिल करने के हवाले से भी इत्तलात आ रही। क्या एक्शन लिया जाएगा इन अफराद के खिलाफ, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है राशिद नसरुल्लाह साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। शनाख्त इन अफराद की हो चुकी है, वजारत दाखिला को सारी जो डिटेल्स हैं वो मिल चुकी हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा? हुकूमत पाकिस्तान ने सजा लेने की ठान ली है? जी बहुत शुक्रिया नबीहा बीबी, आपने अपने प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले तो बैकग्राउंड इसका जानना जरूरी है। ये एक तारीख है जो यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट है जो मुसलसल 3 साल से, तो जब से मियां नवाज शरीफ साहब लंदन तशरीफ लाए हैं इलाज के लिए, तो ये जारी है। आप लोगों ने देखा हुआ है कि उनके घर के गेट तोड़ने से, उन पे हमलावर होने से, उनके जहां वो ऑफिस में तशरीफ रखते हैं वहां अंदर एंट्री, उसकी एक्सेस लेने से, और एक तूफान बदतमीजी है। तो मतलब आप पैसे देके लोकल जो गूंज हैं उनको हायर करते हैं, आप उनकी खिदमात जो है वो हासिल करते हैं, फिर आपकी कोशिश होती है कि आप किसी तरह वीडियोस बना लें जिसमें आप उनको एम्बैरस कर सकें, जिसमें आप उनके खिलाफ नारेबाजी कर सकें। तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई सियासी पार्टी या कोई सियासी कारकुन ऐसा रवैया नहीं रख सकता। इसके लिए ये मवाली और ये बदमाश किस्म के लोग हैं जो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पेड है या लोगों को इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं इनका ताल्लुक किससे है? नबीहा साहबा, ये पेड लोग हैं, ये सियासी कारकुन नहीं है। मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ। कैसे कही जा सकती है राशिद साहब? ये बात वसूख से इसलिए कही जा सकती है कि हम उसको फेस कर रहे हैं। हम हर आए दिन नहीं, रोजाना, हर आए दिन, मैं एक दिन गैप भी नहीं दे रहा हूँ, रोजाना इसको फेस कर रहे हैं। जब हम बाहर निकलते हैं हमें चेज किया जाता है, हमारे कायदीन को चेज किया जाता है। लेकिन इससे पॉपुलैरिटी तो आप देखें ना, हीरो कौन बना? एंड ऑफ द स्टोरी हीरो जो बनी वो मरियम औरंगजेब साहिबा बनी। तो ऐसा कोई क्यों करेगा कि हीरो किसी को बना दे, विलेन खुद बन जाए? नहीं, हीरो आप अपने कंडक्ट से बनते हैं जी। उन्होंने कोई डिजाइन, कोई हीरो किसी को नहीं बना रहा, आप अपने कंडक्ट से हीरो बनते हैं। मियां नवाज शरीफ अगर हीरो बनेंगे तो अपने कंडक्ट से बने हैं हीरो। उन्होंने आज तक बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जुबान से आपने कोई बद अखलाकी का जुमला, कोई बद तहजीबी का जुमला सुना हो? उनको निकाला गया इख्तिदार से, 1 दफा नहीं 3 दफा निकाला गया। मुझे बता दें उन्होंने कौन सी कोई किसी अदारे के खिलाफ, किसी उसके खिलाफ, इंस्टीट्यूट के खिलाफ कोई बात इस तरह से की हो जिस तरह से इमरान खान कर रहा है? क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? ये जिन अफराद की शनाख्त हुई है बकौल आपके, ये लोग पेड भी हैं। बहरहाल अब इस बारे में कोई एविडेंस तो सामने नहीं आया। आप क्या चाहेंगे कि ये लोग मरियम औरंगजेब साहिबा से मुआफी मांगे या इनके पाकिस्तानी जो पासपोर्ट्स हैं वो कैंसिल किए जाएंगे? क्या किया जाएगा इनके साथ?
मैं कोई ऑफिशियल तो आपको नहीं बात बता सकता, लेकिन मेरी जाती राय है कि इन लोगों को इनके खिलाफ यहाँ भी कार्रवाई जारी है। शायद आप मुझे तो बताया गया था कि मेरे साथ भी ये 26 सितंबर को ये पीर के रोज एक वाकया हो चुका है, मेरे पे अटैक हो चुका है जब मैं ऑफिस जा रहा था। तो इनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस शख्स ने, इन लोगों के तो चेहरे यहाँ थे, जिस शख्स ने मेरे पे हमला किया, रात पुलिस ने मुझे बताया कि उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया एंड दे आर गोइंग टू अरेस्ट हिम। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ भी उनके खिलाफ केसेस दर्ज करवाए जा चुके हैं, हरासमेंट के भी, अगेन वही बात कि किसी भी सियासी जमात से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी शख्सियत का ताल्लुक हो, चाहे वो मर्द हो या फिर चाहे वो खवातीन हो, ये जो रवैया हमने देखा यूके में, ये हरगिज नहीं होना चाहिए। इससे पाकिस्तान का जो इंप्रेशन है, जिसकी साख्त है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग डैमेज करने की कोशिश करते हैं या हो सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राशिद नसरुल्लाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। लेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। स्टे विद अस। Pakistan, Pakistan.